गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार निराला, उच्च माध्यमिक शिक्षक। आज पुनः भारत की अपवाह प्रणाली जो अध्याय है उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम लोग अपवाह प्रणाली, जल प्रवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को भी हम लोग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त करके अध्ययन करने का काम किए थे। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में भी 2 वर्गों में हम लोग बांट कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक है कि वैसी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वैसी नदी जो अरब सागर में गिरती है। बच्चों, पिछले क्लास में न केवल हम लोग अपवाह प्रणाली की परिभाषा के बारे में जान सके थे, बल्कि इसके प्रतिरूप, इसके प्रकार और इसके प्रतिरूप पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो भारत में अधिकांश क्षेत्रों में हिमालय से जो निकलने वाली गंगा अपवाह तंत्र है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यह भी नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में से ही एक प्रमुख नदी है और यह भी नदी एक पूर्वगामी नदी है। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम बता चुके हैं कि पूर्वगामी नदी किसे कहते हैं और अनुगामी नदी किसे कहते हैं। पूर्वगामी नदी यानी पर्वतों के उठान के पूर्व से जो नदी बह रही है उसको हम लोग पूर्वगामी नदी कह रहे हैं। हिमालय पर्वत के निर्माण के काल से पूर्व से यह ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, इसीलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वगामी नदी कहते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह न केवल भारत की महत्वपूर्ण नदी है, बल्कि यह एशिया महादेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान सकेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, भारत में यह कितना किलोमीटर बहती है और पूरा इसकी कुल लंबाई के कौन कौन सी है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। बच्चों, अपवाह तंत्र में हम लोग मुख्यतः नदी की बहने की दिशा और उसके जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं महत्व। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास से गुजरती है और मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर जो है, इस नक्शा में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यह जो है कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है और यह मानसरोवर झील जो है, यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आ सकता है बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से होकर गुजरती है। तो जब पर्वत से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि कैलाश पर्वत से। जब पूछेगा कौन झील से, तब हम लोग बोलेंगे इसको कि यह मानसरोवर झील से। और जब यह बोलेगा कि कौन सा ग्लेशियर से बहता है, कौन से हिमनद से बहती है, तब हम लोग कहेंगे कि चिमांगडोंग हिमनद से बहती है। और जब देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जब तिब्बत जो क्षेत्र है आजकल यह चाइना में पड़ता है और यहाँ से जब यह पश्चिम में यहाँ से यह पूरब दिशा की ओर निकलते हुए यह बह रही है और बहते बहते यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य है, यहाँ दिहांग नामक गॉर्ज के पास, पहाड़ी के पास यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुँचने पर इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, यहाँ नाम हो जाता है दिहांग।
बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र के आधार पर इसका नाम अलग अलग है। जैसे ही हम तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वह ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहलाती है, वहाँ पर यह स्वांगपो नदी के नाम से कहलाती है। और तिब्बत से होकर जब यह अरुणाचल प्रदेश में आती है तो यह इसका नाम दिहांग कहलाता है। जब वहाँ अरुणाचल प्रदेश के बाद यह जब असम में मैदानी क्षेत्र में सदिया के पास आती है, तब इसका नाम, असली नाम इसका ब्रह्मपुत्र होता है। और वहीं पर एक लोहित और दिहांग नामक नदी आकर प्रवेश करती है। बच्चों, असम और डिब्रूगढ़ के बीच में आप लोग जानते हैं कि यह भारत का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग है और यहाँ पर इसमें जल मार्ग का विकास किया गया है। और इसी में असम में ही एक नदी द्वीप है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय है। जो नदी में स्थित द्वीप है, जो विश्व का जो माजुली नाम है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में है। इसको 2016 में वहाँ की सरकार ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा दे दिया है। जब असम से आगे बढ़ते हुए जब यह आगे आती है, वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है नदी, तो वह इसका नाम होता है जमुना। और यह जमुना वह गंगा की सहायक वाली यमुना नदी नहीं है, यह जमुना है। इसका जो ब्रह्मपुत्र का ही बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। जमुना के बाद जब बांग्लादेश के बाद जब बंगाल की खाड़ी के पास जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो गंगा नदी इसी में आकर मिल जाती है और यह जाकर के बाद में यह मेघना कहलाती है और मेघना से होकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बच्चों, इस तरह से देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजर रही है। तिब्बत जो चीन अधिकृत क्षेत्र में है, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश में। इसका जो नाम है हम लोग एक बार पुनः हम लोग देख लेंगे कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है वह सांगपो है और यमुना है बांग्लादेश में प्रवेश करने पर है, पद्मा है गंगा में मिलने पर और मेघना है जो डेल्टाई क्षेत्र में है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है बच्चों इतना काफ़ी है, इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। इसके आगे हम लोग चलेंगे अब सिंधु अपवाह क्षेत्र। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाह क्षेत्र है और सिंधु नदी ही भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है और यह भी एक पूर्वगामी नदी है। और बच्चों, यह भी जिस जगह से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है उसी जगह से भी सिंधु अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। यहाँ भी एक मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सिंधु नदी को हम लोग सिंधु नदी को इंडस वैली भी हम लोग कहते हैं। मानसरोवर झील से 3 मुख्य नदियाँ निकलती हैं जो तिब्बत में है। पहला ब्रह्मपुत्र नदी, इसके पहले हम लोग बता चुके हैं, दूसरा सतलज नदी और तीसरा सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के जो यहाँ से निर्माण हुआ तो सिंधु नदी सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के इलाके होते हुए और यह पाकिस्तान में होते हुए यहाँ कराची के पास अरब सागर में यह मिल जाती है। अरब सागर में यह मिल जाती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका जो लंबाई है यह 709 किलोमीटर है। यानी जब यहाँ से मानसरोवर झील से और कैलाश पर्वत से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है, वहाँ से केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य होते हुए श्रीनगर होते हुए यह जाकर के पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों में बहते हुए अरब सागर में कराची के पूर्व यह मिल जाती है। यहाँ पर भी हम लोग मैप से देख सकते हैं कि जिस तरह से देखिए यह हिमालय में इसका हिमालय क्षेत्र में जहाँ से निकलती है उसको बोखर चू या शेरमुख भी कहा जाता है।
तिब्बत में सिंधु नदी को बोखरछु या शेरमुख कहा जाता है। और यहाँ से हम देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से, यह देखिए लेह होते हुए जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर और ख़ास करके श्रीनगर होते हुए यह पाकिस्तान के क्षेत्रों में अधिक प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। बच्चों, अभी इसके बारे में हम बता चुके कि इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसका जो है 709 किलोमीटर है। कभी कभी दूसरे किताब में भिन्नता भी मिलती है, 711 किलोमीटर है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा, हम इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः है कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु की मुख्यतः जो सहायक नदी है, जिसमें हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से हम लोग उत्तर की ओर पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद करने का तरीका हम लोग देखते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यही हम लोग 5 जो मुख्य है सिंधु की सहायक नदी हैं, जिसमें 3 जो नदियां हैं वह हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और जो सतलज जो नदियां हैं वह खुद अभी इसके पहले बता चुके हैं, यह मानसरोवर झील से ही निकलती है। यह 5 जो नदियां हैं वह पचनद कहलाती हैं, जिसमें सिंधु शामिल नहीं है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आता है भरमाने के लिए कि इनमें से कौन पचनद नदियां हैं, इसमें एक सिंधु को लगा देगा। बच्चों याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदियां 5 हैं, लेकिन पचनद में सिंधु शामिल नहीं है। पचनद में केवल आ जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसके बाद इन पर हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में भी आगे की कक्षाओं में जब विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे, तो इन पर बहुत से इम्पॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सारे सतलज हो, ब्यास हो, चिनाब हो, रावी हो, झेलम हो, यह सब क्या होता है, अंततः आकर सिंधु नदी में मिलकर पुनः यह अरब सागर में गिर जाती है। बहने की दिशा इसका पश्चिम की ओर है। कभी कभी प्रश्न में आते हैं झेलम, श्रीनगर किस नदी के किनारे हैं, तो झेलम नदी। तो इस तरह से हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में देख रहे हैं। सिंधु भी मानसरोवर झील से भी निकलती है और यह जो है हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश की है, गहरा गौर्ज बनाकर प्रवेश की है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख चुके कि पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि गंगा प्रवाह तंत्र, अभी हम लोग एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब जो इसका हम लोग दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें भी हम लोग 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किए हैं। वैसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको हम लोग कहते हैं कि वैसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मुख्य नदियां हैं महानदी कृष्णा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मुख्य जो नदी हैं, ऐसे इन लोग की भी बहुत सी सहायक नदियां हैं और उसका भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य नदी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों, महानदी के बारे में, महानदी जो है कहाँ से निकलती है और किस किस इलाकों में बहती है, हम लोग महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन के सिहावा के निकट से निकलती है और यह छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों का जल बहाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। बच्चों, उसके बाद हम लोग गोदावरी देख रहे हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह त्रिभंग नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अपनी सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों में जल को प्रवाहित कर बंगाली खाड़ी में गिरती है और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा की बात आती है तब कावेरी हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा जो ट्विस्ट क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में
कि दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिणी गंगा हो जाएगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो हो जाता है कावेरी। इसको हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है, 1600 किलोमीटर में यह बहती है, और यह भी पूछती है प्रश्नों में कि यह किन किन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ कौन कौन से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से रास्ते अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कृष्णा नदी। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। बच्चों, पश्चिमी घाट पर्वत है जहाँ से यह निकलती है, महाबालेश्वर के निकट से। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि कृष्णा नदी का जो उद्गम जो स्रोत है कहाँ है, तो बच्चों बता देंगे कि यह पश्चिमी घाट पर्वत के महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है, और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत आसान है, यह दो राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दो राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका भी हम लोग, इस पर भी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इसकी अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी से निकलकर तमिलनाडु में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, और धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बच्चों, अभी हम बता चुके थे कि दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि धार्मिक महत्व के कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और यह तमिलनाडु में इसका प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा है, 965 किलोमीटर बहती हुई, और पुनः यह बंगाल की खाड़ी में गुजरती है। मैप से भी हम लोग यहाँ देखेंगे, मैप से भी यहाँ पर देखें हम लोग, और से बहुत से छोटी छोटी नदी हैं। जैसे आप यहाँ देखिए स्वर्ण रेखा नदी, यह भी स्वर्ण रेखा जो नदी है वह झारखंड से होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में है। बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेनार है, कावेरी है, बेंगाई है, इत्यादि जो छोटी छोटी जो नदियां हैं वह भी जो आकर बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन मुख्यतः हम लोग 4 नदियों के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुबेर और भरतपुजा। इसमें यहाँ पर लुनी नदी भी है। इसके पहले की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि नूली जो नदी है वह राजस्थान में अजमेर के पास से निकलती है, और यह कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है। यह अरब सागर में नहीं गिरती है। साबरमती देखिए इसका उद्गम है जो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है, और बहाव क्षेत्र जो है राजस्थान गुजरात है, और खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। विशेषता है अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। यह पूछता है कि साबरमती के तट पर कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, तो अहमदाबाद, गांधीनगर जो है साबरमती के तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग देख चुके, और यहाँ की नदियों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जो अभी हम लोग इसके पहले बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। गोदावरी, जिसको अभी हम लोग कहे हैं बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, वयोवृद्ध गंगा, कुछ भी आ जाए तो हम लोग गोदावरी नदी को कहेंगे। एकदम माइंड में सेट कर लिए, इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। और यह इसके गोदावरी जो मुख्य शहर है नासिक जो है इसके तट पर बसे हुए हैं। कृष्णा, यह इम्पोर्टेंट है नागार्जुन सागर बांध के लिए। इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है नागार्जुन सागर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है इसके तट पर अवस्थित है। कावेरी, इस नदी पर कई द्वीप है जैसे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम आदि। कृष्णा, राजा सागर डैम, मैटूर बांध इसी पर स्थित है। तंजौर और कराईकाल इसके तट पर अवस्थित शहर है। महानदी, छत्तीसगढ़ में इसकी घाटी चावल का कटोरा या धान का कटोरा इसी को कर सकते हैं, और कटक है इसके तट पर अवस्थित है।
इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग देख लेंगे। अब इस नदियों के बारे में दोनों तरह के जो अभी हम पढ़े उसके बारे में क्या करके जानेंगे। नर्मदा ताप्ती, साबरमती और माही खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरने यानी अरब सागर में जो नदी गिरती है। महा जो नदी है वह कर्क रेखा के दो बार काटती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा और ताप्ती जो है वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानों की संरचना है वह कड़ी है। वहाँ की चट्टाने में चाहे तो ब्लॉक पर्वत मिलेंगे या भ्रंश घाटियाँ मिलेंगी जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं, तो इन्हीं से होकर वह गुजरती है। दोनों नदियों के मध्य में सतपुरा ब्लॉक पर्वत के रूप में स्थित है। अभी हम लोग बताए कि सतपुरा जो पर्वत है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यह दोनों नदियों के मध्य में है। नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। इसका अगर कोई पूछता है उद्गम स्रोत कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वह जो है अमरकंटक पर्वत से निकलती है। इस पर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सरदार सरोवर परियोजना हम लोग सुने हैं कई बार, या समाचार पत्रों का या सुर्खियों में रहा है। सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने और घटाने के लेकर यह विवाद में रहा है कि अगर उसकी ऊंचाई बढ़ती है तो उसके अगल बगल का जो उसका कैचमेंट एरिया का जो लोगों का है उसका निवास कहाँ होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, इससे संबंधित यह विवादों में रहा है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों से निकलती है और इसका उद्गम ब्रह्मदेव की पहाड़ियों में से एक है। अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियों में कुछ मौलिक अंतर है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है लंबाई में बहुत कम है। चूँकि पश्चिमी घाट पर्वत से ही अधिकतर नदियों का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से अरब सागर की दूरी काफ़ी कम है। इसीलिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की लंबाई बहुत कम है। इसके बनिस्पत बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की लंबाई अधिक है। यह अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वह समानांतर प्रवाह प्रणाली बनाती है। समानांतर प्रवाह, जब कोई नदी बह रही है तब उसके समकोण पर आकर विभिन्न प्रकार की नदी आकर मिलती है और एक जाल का रूप बनाती है, वह समानांतर प्रवाह प्रणाली होती है। तो चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टाना की जो मुलायम नहीं है, कठोर है, तो वहाँ जो है वह समानांतर प्रवाह प्रणाली बनाती है। इसी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वृक्षाकार और समानांतर दोनों बनाती है। जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है वह वृक्षाकार जो पैटर्न है वह भी बनाती है और समानांतर भी बनाती है। अब साध की मात्रा बहुत कम है, अतः एक्सचोरी बनाती है। चूँकि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ बहती हैं वह अपने कठोर मार्गों से होकर बहती है, तो उसमें जो सेडिमेंट होता है, छोटे छोटे जो कण होता है जिसको हम लोग अवसाद कहते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए वह जब अपना मुहाना में जाता है यानी अरब सागर में जाता है तो एस्चुरी का निर्माण बनाता है, ज्वारमुख का मुख का निर्माण बनाता है। तो इसके बाद के जो टॉपिक में हम लोग बताएंगे कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में अवसाद की मात्रा अधिक है, अतः वह डेल्टा बनाती है। अवसाद की मात्रा इसलिए अधिक है कि वह लंबी दूरी से तय करती हुई नदी आती है, अपने साथ छोटे छोटे कण लाती हैं, बालू लाती हैं, बजरी लाती हैं, और उसमें जो अवसाद होते हैं बाद में धारा का जो वेग होता है कम होता है। तो जब इसी बंगाल की खाड़ी में वह पहुंचती है तो वहाँ पहुँच पर अवसाद को बिछा देती है और विभिन्न प्रकार के बितिराओं में बहने लगती है और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख चुके हैं, यह प्रश्न आते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या मौलिक अंतर है, तो हम लोग यह अपना उत्तर में लिख सकेंगे। अब डेल्टा और एस्चुरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। पहले भी हम लोग निचली कक्षाओं में 9th में पढ़ चुके हैं। डेल्टा और एस्चुरी बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रायः
आता ही आता है। तो हम लोग यहाँ एक अंतर देख लेंगे। डेल्टा, डेल्टा नदियाँ जब अपने स्रोत से निकलकर सागर या झील में मिलती है तो अपने साथ बहुत लोड को चलती है। अवसाद हुआ, मिट्टी के कण हुए, बालू के कण हुए, जितने प्रकार के उसके साथ जो अपरदन की क्रिया किया, इरोजन की क्रिया किया, जब नदी बहती है तो वह लंबवत भी कटाव करती है और क्षैतिज भी कटाव करती है। तो कटाव होने से उसमें कुछ सेडिमेंट हो जाते हैं, उसमें अवसाद हो जाते हैं, और वह जब अवसाद जब ज़्यादा हो जाता है तो नदी का वेग कम हो जाता है। वैसी स्थिति में जब नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है तो वह मुहाने पर पहुंचने पर अपने अवसाद को जमा कर देती है और वहाँ का जो पानी है विभिन्न छोटी छोटी वितरिकाओं से होकर वह समुद्र में मिल जाती है, और वह जो विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, जो यह इलाका हो जाता है, वह एक त्रिभुजाकार आकृति की हो जाती है और उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण किया गया है और उसका सुंदरबन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और वहाँ पर की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। वहाँ पर सुंदरबन में जो है मैंग्रोव और विभिन्न प्रकार के जो कीमती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यह हो गया डेल्टा की बात। अब यहाँ पर हम लोग मैप से भी देख सकते हैं कि यह सुंदरबन इन बांग्लादेश में यह डेल्टा किस प्रकार के हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यह बांग्लादेश है और इंडिया है। यहाँ पर जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र आकर मिली है तो यहाँ पर देखिए वह विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट का यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट का जमाव कर दिया है और अपनी पानी को फिर जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया है। तो यह जो पूरा आकृति हो गया, त्रिभुजाकार आकृति हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं कि यह डेल्टा हो गया। तो इसकी आकृति त्रिभुज। ठीक इसके दूसरे उल्टा है ज्वारनद मुख एस्चुरी। एस्चुरी आता है क्या है? यह जब है कि जब नदी अपने साथ जब अवसाद की मात्रा कम रहती है, कड़ी चट्टानी क्षेत्रों से जब नदी गुजरती है तो वह न लंबवत ज़्यादा अपरदन करती है और न क्षैतिज ज़्यादा अपरदन करती है। इस फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें उसकी अवसाद की मात्रा कम होती है। इतनी अवसाद की मात्रा कम होती है कि जब नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र की लहरें वो अवसाद को बहा कर ले जाती है, और वह वहाँ पर लगता है कि समुद्र स्थल में घुसा हुआ है। जैसे खंभात की खाड़ी, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वह अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है, और वह खंभात की खाड़ी लगता है कि भारत में घुसा हुआ है, क्योंकि उसमें अवसाद की मात्रा थी ही नहीं, वहाँ जमा कर ही नहीं पाया। जमा करने से पहले ही समुद्र की लहरें उसको उठा के ले भागा। इसलिए हम लोग एस्चुरी और डेल्टा में हम लोग अंतर देख चुके हैं कि हम लोग अगर क्वेश्चन आते हैं कि भारत में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, सबसे बढ़िया उदाहरण है कि नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। और डेल्टा की बात आएगी तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या फिर सिंधु नदी भी वह डेल्टा का निर्माण करती है। बच्चों अब डिस्कशन कर लेंगे हम लोग कि नदियों का जीवन पर प्रभाव। हम सभी जानते हैं, प्रथम दिन ही बताया है कि जितनी भी विश्व की सभ्यताओं का विकास हुआ है वह नदी के किनारे ही हुआ है, और तो नदी का मानव जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नदी से शहर के माने किनारे से अगर नदी बहती है तो वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति पर बहुत ही प्रभाव अनुकूल पड़ता है, और जहाँ पर अगर नदियाँ नहीं है वैसे शहरों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे लिए नदी जीवन दायनी नदी है, और यह जो फसलों के लिए, हम लोग के पानी पीने के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए, कर कारखानों के चलाने के लिए, यातायात के लिए हम लोग को जो नदी जल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
यहाँ तक कि कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिससे नहरें निकालकर सिंचाई के कार्य भी किए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जिस पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए बच्चों, इसका बहुत ही नदियों का मानव जीवन में इम्पोर्टेंट रोल है। अब वर्तमान समय में जब नदी का मानव जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बावजूद आज नदी जल प्रदूषण के शिकार हो गई है। आप देख रहे हैं भारत की सबसे प्रदूषित जो नदी है वह दिल्ली के बगल से बहने वाली जमुना नदी हो गई। और क्यों प्रदूषित हो गई? आज जितने भी शहर के जो कूड़ा करकट है वह नदी में बिगा जा रहे हैं, और जितने उद्योग धंधे के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वगैरह जो हैं वह नदी में बिगे जाते हैं। नदी, अभी हम लोग कोरोना काल में बच्चों देख चुके हैं कि आप देखे होंगे कि गंगा नदी में कितना ही मानव के मृत जो लाशें बिगे गए थे, जो अवांछित थे, उससे हम लोग का क्या हुआ है, नदी जल प्रदूषित हुआ है। भारत सरकार ने हालांकि नदी जल को प्रदूषण से रोकने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाए हैं, लेकिन सरकार ही नहीं बल्कि हम आम जन को भी जागरूक होना होगा, तभी हम लोग नदी जल को प्रदूषित करने से रोक सकेंगे। बहुत से परियोजनाओं पर काम हो रहे हैं, जैसे कल कारखाने को नदी तट से दूर अवस्थापित करने पर विचार हो रहा है। नदी में जो कचरा, जो कपड़ा साफ नहीं करना चाहिए, और मानव के मृत शरीर को नहीं फेंकना चाहिए, समय समय पर नदी को सफाई करनी चाहिए। और ख़ास करके एक मंत्रालय का गंगा नदी के नाम पर मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने बनाया है, और बहुत तरह के परियोजनाएं चल रही हैं गंगा नदी के सफाई पर। और नदी जल संरक्षण की योजनाएं हैं, जैसे गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना, और नदी जल के उपयोग होती प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। गंगा कावेरी लिंक नहर परियोजना, प्रयागदिक परिवहन योजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, कुरनूल लिंक नहर परियोजना, ब्यास सतलज लिंक नहर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, जमुना नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सब विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं जो हमारे जो नदियां हैं उस नदी पर बनाकर, और मानव हित में, चाहे बिजली के उत्पादन हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, या पर्यटन के लिए हो, या बनाया जा रहा है। और इससे आज भारत सरकार के, बिहार सरकार के बहुत सी राजस्व की प्राप्ति होती है। बच्चों, हम जिस शहर में रह रहे हैं, आज गया शहर में रह रहे हैं, गया शहर में भी हम लोग फल्गु नदी के किनारे हैं, और फल्गु नदी में भी आज डैम बनाने की बात हो रही है। अगर यहाँ डैम बनती है तो हम लोग गया शहर का, इससे सुंदरता भी बढ़ेगी, गया शहर में पर्यटन का विकास भी होगा, गया शहर के भूमि जल स्तर में वृद्धि भी होगी। इसलिए जो सरकार की योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, वह मानव हित में होती ही हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित जो हम लोग बच्चों, जो मुख्य जो उद्देश्य था कि अब भारत की अपवाह प्रणाली, इस अपवाह प्रणाली में हम लोग अगर पहले क्लास से आज के क्लास तक हम लोग अगर हम इसका एक रिकैप करें तो हम लोगों ने सीखा है कि भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के नदी प्रणाली का विकास हुआ था, हिमालय प्रदेश की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय प्रदेश में हम लोग सिंधी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में 2 भागों में बांटकर पढ़े थे, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और इस तरह से इन नदियों के अलावे इनकी सहायक नदियाँ, और इन सहायक नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र और किस किस इलाकों से यह नदियाँ गुजरती है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा नदी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, नदी जल प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय और क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों, इसमें हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ मुख्य प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, चूँकि बच्चों जब 12th क्लास के आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आज बिहार की जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो पैटर्न है उसमें 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं,
तो आपको 50% वस्तुनिष्ठ हैं, कुछ लघु उत्तरीय हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय हैं। तो कुछ प्रश्न हम इसमें देने का काम किए हैं और कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय को हम लोग इसमें आंसर भी देने का काम किए हैं। बच्चों, आपको इस पर घर पर होम वर्क के रूप में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने का कार्य करेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको भी पढ़ने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर इस अध्याय से संबंधित किसी प्रकार की आपको डाउट होगा तो हमको इस चैनल के जो माध्यम से हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।